अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे, दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें आपके साथ मुफीद मशवरे और रेमेडीज़ भी शेयर की जाती हैं और ग़ालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और आज हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सदीका, क्लिनिकल डाइटिशियन है। उनसे जानेंगे हमें रमज़ान में ख़ास तौर पर अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, और इसी पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर आयशा, आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आयशा, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, अच्छे रोज़े जा रहे हैं। आयशा बिल्कुल, मैं बात करूंगी नॉर्मली डाइट प्लान पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह से रमज़ान में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? वैसे तो आमतौर पर सभी के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि रमज़ान में हम अपनी डाइट को भी अच्छे से लेके चल सकते हैं, अपनी सेहत को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली हम हार्ट पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हार्ट पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है जब उनकी इतनी जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट इश्यूज़ होते हैं, मराज़ दिल के अफराद जो हैं उनके लिए लाइफ़स्टाइल बाकी लोगों के निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो उस लाइफ़स्टाइल को किस तरह से मैनेज करना है ये बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। रमज़ान में आपको पता है कि जैसे हमारी मील टाइमिंग्स सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी चेंज होती हैं। नाश्ते का टाइम जो है वो पीछे सहरी के टाइम पे चला जाता है। इसके बाद जो हमारा डिनर होता है वो भी थोड़ा सा जो है वो चेंज होता है, लंच स्किप हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फूड चॉइसेस वो उस मील के अंदर जो वो ऐड करते हैं वो बहुत एहतियात के साथ ऐड करें। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले सहरी की बात करते हैं तो सहरी में हमेशा वो मील्स ऐड करना बहुत ज़रूरी हैं जो ना सिर्फ फुलफिलिंग हो उनके लिए, यानी ऐसी चीज़ हो जो उनका जो है वो काफ़ी देर तक जो है उनका भूख को भी मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, और इसके साथ साथ वो चीज़ें होनी चाहिए जो उनको किसी किस्म की हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को एग्रीवेट ना करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे चिकनाई वाली चीज़ें, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जैसे हम लोग रूटीन में नाश्ता करते हैं, निहारी, पाए और इस तरह की चीज़ें जो हैवी चीज़ें तो होती हैं। पराठा खाना चाहिए तो हार्ट पेशेंट्स पराठे के बारे में ये है कि आम लोग जो है वो भी कोशिश करें कि इसके थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो आपको हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है। पराठा जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो एसिडिटी का इशू हो सकता है, रिफ्लक्स का इशू हो सकता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेसिफ़िकली ऑयल वाली चीज़ें, पराठे और तली हुई चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली मना होती हैं। वो रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तभी उनकी सेहत मेंटेन रह सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद जिस तरह से हार्ट पेशेंट हैं वो सफ़ेद डबल रोटी, ब्राउन ब्रेड और इस तरह से आइटम बेकरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो उनके लिए मुफीद है? लिया जा सकता है। इससे बेहतर, सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो यही है कि वो आम सादा रोटी लें, और अगर पराठे की बहुत ज़्यादा तलब भी हो तो उसके लिए जो एक जो मेन जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो है आप सादा रोटी लें और उस पर 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो स्प्रेड कर लें और उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं। वो उनके लिए वैसे भी हेल्दी है, बेनिफिशियल है, और वो उनकी हार्ट हेल्थ को किसी भी तरह से मुतासर नहीं करता ऐसा। और हमें इफ्तारी में क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, सहरी जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी सहरी के ऊपर पूरा रोज़ा डिपेंड कर रहा होता है, वैसे ही इफ़्तार जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पूरा दिन जो अपने पेट को खाली रखा, स्टमक को खाली रखा, उसके बाद जो आपकी मील्स हैं उनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप पहला मील क्या ले रहे हैं, पहली चीज़ क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम हार्ट पेशेंट्स के इफ़्तार मेन्यू की बात करें तो जितनी भी हमारे कल्चर में ये चीज़ें मौजूद हैं, जो फ्राइड आइटम्स हैं जिसमें समोसे, पकोड़े वगैरह हैं, ये चीज़ें तो उनके लिए बिल्कुल मना है। वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को कंज्यूम ना करें। अगर ये कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी सेहत जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर उनके रोज़े मुतासिर होंगे। तो इफ़्तार के अंदर जो सबसे बेहतरीन इफ़्तार है वो ये है कि 1 से 2 खजूर लें और उसके बाद सादा पानी, या फिर अगर घर का बना हुआ लिमिटेड अमाउंट में चीनी और शक्कर के साथ बना हुआ लेमनेड, या जिसको आम अल्फाज में हम शिकंजबीन भी कहते हैं,
ये कंज्यूम की जाए। तो हमें जो मीठे मशरूबात हैं उनको नहीं पीने चाहिए, जो हार्ट पेशेंट्स हैं। एग्जैक्टली मीठे मशरूबात जितने भी हैं, जितने भी बाज़ारी मशरूबात हैं, उनसे परहेज़ करना होगा, जिसमें बहुत सारे जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह जो दूसरे मशरूबात हैं जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, उनसे भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर चीनी की बेतहाशा अमाउंट मौजूद होती है, और जितनी ज़्यादा एडिड शुगर वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और उनके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होने का ख़तरा होगा, और ये दोनों चीज़ें हार्ट के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें सहरी में खाने चाहिए या फिर हम इफ्तारी में? एग्जैक्टली अब फ्रूट्स के बारे में थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो सिर्फ इफ्तारी में खाने चाहिए, सहरी में नहीं खाने चाहिए, या सहरी में ये इतने बेनिफिशियल नहीं होते, जबकि फ्रूट्स सहरी में भी उतने ही बेनिफिशियल होते हैं जितने इफ्तार में होते हैं। अगर हार्ट पेशेंट्स के मेन्यू की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सहरी के औकात में कोई सा 1 या 2 सीजनल फ्रूट जो है वो ज़रूर शामिल करें, और उसमें जो सबसे बेहतरीन है वो यही है कि आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, इस तरह के फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो कोशिश करें कि उनसे अवॉइड मीठे करें। हैं, तो क्या ये भी जो है ये जो ब्लड प्रेशर पे असर डालते हैं, ये जो खास जो होते हैं हार्ट पेशेंट? नहीं, फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है वो एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, और वो उसके आपके शुगर लेवल्स को भी इतना डिस्टर्ब नहीं करती है अगर उसको लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, और आपके ब्लड प्रेशर या हार्ट हेल्थ को भी जो है उतना मुतासर नहीं करती। तो आप बाकी जितने भी स्वीटनर्स लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रूट्स की फॉर्म में जो है वो शुगर ले लें, और फ्रूट्स की शुगर जो है वो उस हद तक आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होती। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बात की है, अब हम देखते हैं रमज़ान में हमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल चल रहे हैं। तो ख़ास तौर पर जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर उनमें पानी की कमी हो जाती है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है उनके दिल पर? देखिए, डिहाइड्रेशन जो है वो आम इंसान के लिए भी बहुत जो है वो नुकसानदेह है, और हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इतनी नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि जब आपकी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट पूरा नहीं होगा, यानी पानी की जो अमाउंट है वो पूरी नहीं होगी, तो उसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी जो अमाउंट है वो भी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। जब इनका इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर लो होने के खदशात होंगे। हार्ट पेशेंट्स के लिए ब्लड प्रेशर हाई होना भी उतना ही नुकसानदेह है, और ब्लड प्रेशर लो होना भी उतना ही नुकसानदेह है। तो पानी की कमी पूरी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप सहरी में जो रूटीन में 1 से 2 ग्लास या मैक्सिमम 2.5 ग्लास आप पानी पिएं, जिस तरह हम लोग रूटीन में पीते हैं। बहुत ओवरली कंज्यूम ना करें पानी को, और इफ्तार में भी आप उसको बिल्कुल इसी तरह 1 से 2 ग्लास तक लिमिट रखें। लेकिन इफ्तार करने के बाद, इफ्तार से लेकर सहरी के दौरान जो आपके पास ड्यूरेशन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होता है, उसमें अपनी पानी की कमी जो है वो लाजमी पूरी करें, और कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो लाजमी लें। और इसके अलावा जो है डायबिटिक भी हैं, हार्ट पेशेंट्स भी हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज़ हैं, फिर उन्हें किस तरह से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो हार्ट पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट और जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट इनकी जो है वो एहतियाती तदाबीर भी जो है वो एक जैसी ही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इसको हम इफ्तार तक अगर हम बात करते हैं, इफ्तार के बारे में बात करते हैं, तो इफ्तार में तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना, बहुत ज़्यादा शुगर वाले आइटम से परहेज़ करना, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बाज़ारी मशरूबात हैं उनसे परहेज़ किया जाए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जितनी भी बाहर से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं जिनके अंदर एडिड शुगर या एडिड सॉल्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट चाट वगैरह या इस तरह की वो चीज़ें जो बाहर से मिल रही हैं, अब कहने को वो बहुत फ़्रेश हैं और लग ये रहा होता है कि जैसे उसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं की गई, लेकिन उसमें बेतहाशा शुगर ऐड की जाती है। इसके अलावा बेकरी आइटम्स होते हैं उनके अंदर बेतहाशा शुगर ऐड की जाती है और नमक भी ऐड किया जाता है। तो जितनी भी वो चीज़ें जिसके अंदर एडिड शुगर या एडिड सॉल्ट होगा उनसे शुगर पेशेंट्स को भी परहेज़ करना है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी, और इसके अलावा इमराज़ दिल के अफराद को भी जो है उससे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर रोज़े के दौरान उन्हें अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है और फिर उन्हें किस तरह की ग़िज़ाएँ वो खाएँ? रोज़े के दौरान अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है तो उसका मतलब यही है कि आपने या तो सहरी प्रॉपर नहीं की हुई, ठीक है, या फिर ये है कि आप अपनी जो मील्स हैं उनको प्रॉपर वे में इस तरह से नहीं लेके चल रहे कि आपकी जो कमी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जा रही है और वो कमी आपको वीकनेस की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, अब सहरी, जैसे मैंने आपको बताया कि सहरी ऐसी मील है कि जिसके ऊपर पूरा रोज़ा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप सहरी सही से नहीं कर रहे,
उसके अंदर जो आइटम्स आपने चूज़ किए हैं वो फुलफिलिंग नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो रोज़े में आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वीकनेस होगी और कमज़ोरी महसूस होगी। और कैफीन जैसे लाइक चाय, कॉफ़ी, ये भी इफ़ेक्ट डालती है? ये भी किसी हद तक इफेक्ट डालती है अगर आप इसको ओवरली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद कैफ़ीन है वो आपको सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो ब्लड प्रेशर लो या हाई दोनों होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको भी आपको ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान में मैक्सिमम 1 या आधा 1 से 1.5 जो है वो आप कब तक लिमिट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वो भी आप कोशिश करें कि खाली पेट कंज्यूम ना करें। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों की ये आदत होती है कि इफ्तार के फ़ौरन बाद, यानी थोड़ा सा खाने के फ़ौरन बाद उनको सबसे पहले चाय का कप चाहिए होता है, तो ये चीज़ जो है वो किसी हद तक उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इससे कई गुना बेहतर है कि आप इफ्तार करें, प्रॉपर मील लें और उसके बाद आप चाय ले लें या कॉफ़ी ले लें। कुछ अफराद जो है वो जैसे आपने बताया एडिक्ट हैं, तो फिर वो तो चाय पियेंगे, बिल्कुल वो सहरी में पीते हैं, इफ्तारी में भी पीते हैं, तो इसके फिर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके ज़्यादा? या फिर इसमें ये किया जा सकता है कि आप उसके अंदर जो जिनको एडिक्शन है, ज़ाहिर है कुछ लोगों को होती है एडिक्शन, और वो फिर उसकी सिम्टम्स भी फील करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी फील करते हैं, जैसे सर दर्द होना या कोई और इस तरह के इश्यूज़ भी। तो इसके लिए एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इन लोगों के लिए जो है वो सबसे बेहतर तरीका यही है कि सहरी में अगर वो कंज्यूम करें तो लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें, ताकि उनकी एक तो एडिक्शन भी पूरी हो जाए, ठीक है, और उसके अलावा उसमें कैफ़ीन की अमाउंट जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, ब्लैक टी का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें, या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि मिल्क टी या मिल्क कॉफ़ी ले लें। भी पिए जाते हैं, तो क्या वो पीने चाहिए? बिल्कुल कहवा भी पिए जा सकते हैं, लेकिन जो एडिक्शन वाली आपने बात की है, उनकी एडिक्शन जो है वो फिर कहवा के साथ जो है वो इस तरह से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन लिए जा सकते हैं। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है, और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा, तो आपकी जो है वो हेल्थ जो है वो रेगुलेटेड रहेगी। ठीक है, जो दिल के मरीज़ हैं उन्हें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? दिल के मरीज़ आम दिनों में अगर देखते हैं तो मौसम के हिसाब से अगर देखें जी, और मौसम के हिसाब से इस तरह से कि अगर मौसम इंटेंस है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो 8 से 10 गिलास तो मस्ट हैं। अगर 8 से 10 गिलास से कम होता है पानी, 5 से 6 गिलास तक हो जाता है उससे, या उससे कम हो जाता है, तो फिर उनको फौरी तौर पर सिम्टम्स शो होंगे और उनकी हेल्थ जो है वो डिग्रेड होगी। क्या सिम्टम्स क्या से शो होते हैं? सिम्टम्स सबसे पहले तो ये होगा कि वीकनेस होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो डिहाइड्रेशन के साथ जो है वो वीकनेस होगी, लेथार्जिक फीलिंग होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, बार बार ब्लड प्रेशर लो होगा, और जब बार बार ब्लड प्रेशर लो होगा तो हार्ट हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी, हार्ट की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा ऐसी कौन सी सूरत हाल है जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें फ़ील हो कि बहुत ज़्यादा जो हालत जो बिगड़ रही है, तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए सूरत में? जैसे अगर रमज़ान में हार्ट पेशेंट्स ने रोज़ा रखा हुआ है और उनको ये फ़ील हो रहा है कि उनकी हालत बिगड़ रही है, तो उस सूरत में उनके लिए हमारा दीन भी इस चीज़ की जो है वो इजाज़त देता है कि अगर आपकी सिचुएशन इतनी वर्स हो रही है तो आपके पास इस चीज़ की इजाज़त है कि आप अपना रोज़ा खोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से आपको रोज़ा खोलने की जो है वो नौबत आ सकती है, या जिसकी बाद आप रोज़ा खोल सकते हैं, उसमें आप अपनी कंडीशंस को इस तरह से असेस कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ब्लड प्रेशर या तो आपका बहुत ज़्यादा लो हो रहा है या हाई हो रहा है, सर में शदीद दर्द हो रही है, या फिर इसके अलावा आपको चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है, या वॉमिटिंग फील हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, या इस तरह की जितनी भी सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स हार्ट पेशेंट्स के लिए कॉमन है अगर वो अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा जो फोकस नहीं करते। और ये सिम्टम्स अगर उनको ड्यूरिंग रोज़ा फ़ील होती हैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आप रोज़ा जो है गुजार लें, या फिर किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फ़ौरी तौर पर रोज़ा खोल लेना चाहिए, क्योंकि इससे हालत मज़ीद बिगड़ने के खदशात हो सकते हैं। और रमज़ान में हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बहुत से इश्यूज़ हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और लोगों को शायद ये बात मेरी पसंद ना आए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ की मेन वजह यही है कि जो हम लोग बेतहाशा तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी हम लोग रमज़ान में एक महीने में जितनी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं वो एक साल से भी कहीं ज़्यादा होती हैं, पूरे एक साल से। तो इसलिए माज़रत के साथ मैं तो यही कहूँगी कि उन चीज़ों से परहेज़ करें और कम से कम लें। अगर आपने लेना भी है, असल में वो चीज़ें जो हम लोग ले रहे होते हैं रूटीन में, उनका इट्सेल्फ इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे पकौड़े हैं, समोसे हैं, इन चीज़ों का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। जिस तरीके से उनको बनाया जाता है,
जिस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पे उसका जो है वो मसला स्टार्ट होता है। तो अगर आपको वाकई ये चीज़ें पसंद है और आप लेना चाहते हैं तो आप उसको दूसरे तरीके से जो वो बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अब तो बहुत कॉमन है एयर फ्रायर, आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत डिफरेंट जो वो स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके आप वो चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और इसके अलावा अगर आपके पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एयर फ्रायर वगैरह भी नहीं है, तो आप उसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के बजाय आप उसको बहुत कम ऑयल के अंदर भी इस्तेमाल करके बना के खा सकते हैं। तो किसी हद तक आप इस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ इन सारी चीज़ों के बाद कि आपको डाइट के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी फोकस करना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए? अमूमी तौर पे ये होता है कि हमारे यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है रमज़ान में स्पेसिफ़िकली बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी करें, ठीक है। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल एक्सक्लूड ना करें रमज़ान में। ख़ास तौर पर अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे या फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वीकनेस आपको फ़ील होगी या आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप ड्यूरिंग रोज़ा, जब आपका रोज़ा हो उस दौरान आप बहुत लाइट सी वॉक या लाइट सी एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर लें और इफ्तार के बाद अपनी सारी एक्सरसाइजेज जो है वो मैनेज करें, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी जो है वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे हार्ट हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर डिस्टर्ब हो सकती है। तो वॉक कितनी ज़रूरी है? वॉक बहुत ज़रूरी है और वॉक मेरे ख्याल में सबसे सिंपल एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई किसी किस्म का इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, होम बेस्ड एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। और आप इसको जो है वो डेली भी कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। टाइम सिर्फ मैनेज करने की बात होती है। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से टाइम जो है उसके अंदर स्पेंड कर लेते हैं, 20 से 25 मिनट जो है वो ये एक इनिशियल वॉक का टाइम होता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वॉक का जो आप स्टार्ट करते हैं तो वो 30 to 35 मिनट्स है। 30 to 35 मिनट्स की वॉक डेली करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे अमराज़ दिल के अफराद हैं, इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के अफराद हैं, जिनके यूरिक एसिड का इशू है, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, और वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं। ये तमाम वो लोग जो वाकई जिनका गोल है कि उनका वज़न कम हो और उनकी हेल्थ भी बेहतर हो, उनके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। और वॉक के साथ साथ होम बेस्ड लाइट एक्टिविटी या लाइट एक्सरसाइजेस भी जो है वो की जा सकती हैं, जो कि आप अपनी ईज़ के मुताबिक किसी भी टाइम जो है वो कर सकते हैं। कोशिश करें कि इफ्तार के बाद इन एक्सरसाइजेज और इन एक्टिविटीज़ को प्लान करें। बिल्कुल, रमज़ान में हम देखते हैं हमारा नींद जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें नींद वैसे भी बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो फिर रमज़ान में हम किस तरह से अपनी रूटीन को सेट किया जा सकता है कि ताकि हमें जो है इससे बचा जा सके? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत भी सही रहे और आपके रोज़े भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, जो थोड़ी एज वाले अफराद होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि उनके रोज़े जो है वो अच्छे से गुजर जाएँ, कोई रोज़ा मिस ना हो, और वो बड़े जो है वो डेडिकेशन के साथ ये रोज़े रख रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो मैं यही मशवरा दूंगी कि अपनी हेल्थ पर सिर्फ चंद लम्हों के जो है वो मज़े के लिए जो है वो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। डाइट जो आपने उसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और डाइट को आपने बेहतर बनाना ही है। उसके साथ साथ अपनी नींद के ऊपर भी जो है वो लाजमी फ़ोकस करें। अब नींद लेने का तरीका यही है कि अब तो हमारे वैसे भी टाइम काफ़ी होता है सहरी का, तो कोशिश ये करें कि सहरी से पहले जो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद जो है वो लाजमी लें, क्योंकि अगर आप इतनी नींद नहीं लेंगे, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी और आप जो है वो पुअर स्लीप के साथ जो है वो रोज़े रखेंगे, तो आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी डाउन होगी। जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो किसी भी किस्म की जो है वो डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो है वो आपको अटैक कर सकते हैं, आपकी हेल्थ जो है वो फिर मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो नींद पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सेहत अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर रखना चाहते हैं और एक्टिव रखना चाहते हैं, तो डाइट, फ़िज़िकल एक्टिविटी और नींद, ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हार्ट पेशेंट्स हैं वो मोटापे का भी शिकार है,
वो अपने वेट को अगर लूज़ करना चाहते हैं रमज़ान में, तो फिर क्या उनके लिए डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट इश्यूज़ के लिए। अगर हम लोग इसकी कुछ जो है वो रीज़न्स देखते हैं, जो इसकी कॉज बनती हैं हार्ट इश्यूज़ की, उसमें एक रीज़न मोटापा भी है। और वो इसीलिए रीज़न है क्योंकि जब आपका वेट गेन हो रहा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर वेट होते हैं या ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट हो रहा होता है, फ़ैट जमा हो रहा होता है। और फैट जमा होने की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो जितनी भी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज के खदशा बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो मुतासर होता है। जब ब्लड फ्लो मुतासर होता है तो हार्ट हेल्थ जो है वो भी मुतासर होती है और हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों को हार्ट का इशू है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वज़न को मेंटेन रखें। अगर उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, वो ओवरवेट हो जाते हैं, तो फौरी तौर पर वो एक्सरसाइजेस या वॉक की तरफ जो है वो तवज्जो दें। लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए ये चीज़ रिकमेंडेड है कि वो स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ ना करें। नॉट ओनली इन रमज़ान, हमेशा रूटीन में भी अगर देखें तो उनके लिए यही रिकमेंडेड है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें कि जिससे उनका सांस फूले या फिर जिसमें वो ओवरली एक्सर्ट हों। ठीक है, तो वो लाइट एक्टिविटी या लाइट वॉक और लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं वो लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि वो उनके वज़न को भी मुनासिब रखेगा, बेहतर रखेगा और उनको वज़न को मेंटेन रखेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो उनकी सेहत को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। और बात कर लेते हैं ख़वातीन के मसाइल को लेकर। कुछ ख़वातीन हार्ट पेशेंट्स अगर होती हैं तो उन्हें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन में हम देख रहे हैं कि आजकल बोन्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जॉइंट पेन रहती है, तो उसके लिए किस तरह से उनका जो अपना कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट वो किस तरह से बैलेंस रखें अपनी? देखिए, सबसे पहले तो अगर कैल्शियम की बात करते हैं और बोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे दूध है, दही है, इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लाजमी शामिल ऐड करें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो या तो उनसे एलर्जी होती है या वो नहीं ले सकते या कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि वो उसके सब्स्टिट्यूट पे नट्स ले सकती हैं और सीड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनके अंदर भी कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सीड्स के अंदर जो है वो हमारे पास चिया सीड बहुत अच्छे जो है वो आ जाते हैं, जिसके अंदर जो काफ़ी हद तक आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, कैल्शियम भी मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको फ्लेक्स सीड जो है वो बहुत अच्छे हैं, जो ना सिर्फ ख़वातीन के जैसे हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं उनको भी बेहतर करते हैं, बल्कि ये आपकी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और आपके मस्कुलर पेन और इस तरह के जितने इश्यूज़ हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी हेल्प करता है। इसके अलावा नट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे बादाम है, वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप बादाम लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें और उसका 3 से 4 घंटे के बाद उसकी पील उतार कर जो है वो आप उसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करें, तो आपको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट फ़ील होगा अपनी हेल्थ में। स्पेसिफ़िकली वो ख़वातीन जो घर का काम करती हैं, उनको अपनी सेहत का इतना ज़्यादा जो वो ख्याल नहीं होता, उनके लिए मैं ये ज़रूर ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि वो अपनी रूटीन में बादामों का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा डेली बेसिस पे जो वो सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप बहुत जो है वो कम टाइम में जो है प्रिपेयर भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल टाइम नहीं चाहिए प्रिपरेशन का, तो ये ज़रूर इसको कंज्यूम करें। कुछ ख़वातीन हैं अब वो प्रेग्नेंट भी हैं, फिर दिल की मरीज़ भी हैं, तो क्या वो इस हालत में रोज़ा रख सकती हैं? वो इस चीज़ का फ़ैसला वो अपनी हेल्थ कंडीशन देख कर करें और डॉक्टर से जो है वो ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स जो अभी हमने जैसे रोज़ों की बात की है कि हार्ट पेशेंट रोज़े रख रहे हैं और उनको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, इसमें भी कैटेगरीज़ हैं। हर हार्ट पेशेंट जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता, ये डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। जैसे वो पेशेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली जिनको किसी किस्म का जो है वो अटैक हो, हार्ट अटैक हो, जैसे विद इन 6 वीक्स अगर उनको किसी किस्म की सिम्टम इस तरह की फ़ील हुई हो, उनके लिए बेहतर है कि वो रोज़े ना रखें, क्योंकि रिसेंटली जो है वो उनकी हार्ट हेल्थ के ऊपर जो है वो इस तरह से एक प्रॉब्लम हुआ होता है, तो बेहतर है कि वो ये चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा वो लोग जिनका कोई सर्जरीज़ वगैरह हुई हैं, बाईपास वगैरह हुआ है, वो भी अपनी सेहत को देखकर, अपनी कंडीशन को देखकर फिर ही रोज़ा रखें। और वो लोग जिनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे रमज़ान से पहले ये चीज़ आप मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो रमज़ान से पहले अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें। अगर तो रमज़ान से पहले ही उन्हें ये चीज़ फ़ील हो जाती है कि उनकी हेल्थ बेहतर नहीं है, ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, इसके अलावा उन्हें बार बार जो है वो पेन फ़ील हो रही है, या फिर एंजाइना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी अटैक्स में वो बार बार फ़ील हो रहे हैं,
तो उन लोगों के लिए बेहतर है कि वो रोज़े ना रखें, क्योंकि रोज़ा रखने से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती। अदरवाइज़ वो हार्ट पेशेंट्स जिनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनकी हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं लेकिन करंटली वो बिल्कुल स्टेबल हैं और नॉर्मल हैं, वो ज़रूर रोज़ा रख सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर उनकी कंडीशन इस तरह की है कि वो अपने उनका ब्लड प्रेशर, उनके शुगर लेवल्स और ये सब चीज़ें जो है वो स्टेबल चल रही हैं और इसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो ओकेजनली रोज़ा रख सकती हैं। और इसके अलावा कुछ मदर फीडिंग भी होती हैं, बिल्कुल तो उन्हें ऐसे। किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए जो बैलेंस डाइट है वो क्या होनी चाहिए? मदर फीडिंग जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी इसी तरह का ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे मैंने आपको बताई हार्ट पेशेंट्स के बारे में, कि वो अपनी कंडीशन देखकर ही जो है वो कोशिश करें कि रोज़ा रखें। लेकिन हमारे दिन में इस चीज़ की रिलैक्सेशन भी है कि अगर वो इस चीज़ को जो थोड़ा सा डिले करना चाहती हैं, रोज़ा नहीं रख सकती, तो वो बेशक रोज़ा ना रखें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो है वो उनकी फ़ीड करवाना होता है बेबीज़ को, तो इसकी वजह से जो है वो उनके लिए जो भी चीज़ मुश्किल हो जाती है कि वो रोज़े के साथ जो है वो अपनी हेल्थ को उस तरह से प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती। तो जो सप्लीमेंट्स है उनका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए? सप्लीमेंट ज़रूरी हैं, ये इस्तेमाल करने चाहिए ये? पर्सनली वैसे मैं कभी भी लोगों को सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करती अनटिल अनलेस उनको किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो, या फिर उन्हें कोई ऐसा डिसऑर्डर या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि वो रूटीन की जो ग़िज़ा है वो ना ले सकें। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं ले सकते, तो इन लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ कि वो फिर सप्लीमेंट्स पर आ जाएं या फिर मज़ीद दूसरे सब्स्टिट्यूट से जो है वो अपनी कैल्शियम की इंटेक या विटामिन डी की इंटेक जो है वो पूरी करें। लेकिन वो लोग जो परफेक्टली हेल्दी हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अपनी न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी अमाउंट है या न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी जो क्वांटिटी है, वो सारी कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन के जितने भी फूड आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे पूरी करें। सप्लीमेंट का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतना आपके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट होगा, और किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगी तो फिर आपको ज़ाहिर पता है कि पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली, यानी हेल्दी जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है, जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही जो है आयशा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है अल्लाह के बाद।